सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे हम डीएलएड आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय में जो आपका लास्ट यूनिट है, 5वां यूनिट, इसको पढ़ रहे हैं। और इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स एवं प्रोफेशनल उपयोग के लिए जितने सॉफ्टवेयर हैं उनका यहाँ पे हम यूजेस देख रहे हैं। और इसमें मैंने आपको पैकेजेस के बारे में बताया था, और पैकेजेस में हम पढ़ रहे हैं जो एमएस ऑफिस आता है, एमएस वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पैकेज ऑफर किया जाता है, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। उसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है। तो इसमें से एक सॉफ्टवेयर मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था वर्ड के बारे में पूरा, और इस आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वह है एमएस एक्सेल। तो एक्सेल भी आपका बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है। इसमें सारे डेटा को रखा जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है, डेटा से चार्ट्स बनाए जाते हैं। तो बहुत ही विस्तृत तरीके से ये आपके यूज में आता है, ऑफिस के काम में आता है। ठीक है, अब चाहे आपका कितने, जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं, ज्यादातर जो विद्यालय में काम होता है बच्चों का टेस्ट लेना, परीक्षा लेना, और उनके एकेडमिक का पूरा डेटा रखना और उनकी उपस्थिति, ये सारी चीजें, जितना भी डेटा रखना है, जितना भी काम करना है, रिजल्ट बनाना है, प्रेजेंट देखना है कि बच्चा साल भर में कितना परसेंट प्रेजेंट हुआ है, मतलब अगर पूरा डेटा विद्यालय का मैनेज करना हो तो इस एक्सेल में मैनेज हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े काम जो होते हैं इस एमएस एक्सेल में किए जाते हैं। ठीक है, बहुत वास्ट स्तर पे डेटा इसमें प्रोसेस किया जाता है। तो इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए, पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा है, पिछले क्लास में हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। अब देखिए एमएस एक्सेल का परिचय, एमएस एक्सेल का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। तो एक्सेल या स्प्रेडशीट भी कभी कभी इसको बोल देते हैं। और गूगल का जो सॉफ्टवेयर आता है वो गूगल स्प्रेडशीट नाम से ही आता है, जो एक्सेल के तरीके का है। ठीक है, तो अब एक्सेल ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? एमएस ऑफिस का, एमएस का जो पैकेज आता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज है, ऑफिस पैकेज, उसमें से एक सॉफ्टवेयर क्या है? एक्सेल है, जिसकी सहायता से हम डेटाबेस पर डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कर सकते हैं, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो मेनली इस सॉफ्टवेयर में क्या काम होता है? डेटा को स्टोर करके रखा जाता है और डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस का प्रोसेसिंग और डेटाबेस को स्टोर करना, ये दो काम हो गए। इसमें डेटा को मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं, जिनका प्रयोग करके डेटाबेस की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका प्रयोग करके डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब डेटा किस प्रकार से स्टोर करना है और किस तरीके से बाद में रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं। ठीक है, तो सब पूरा डेटा का खेल, किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है, किस तरीके से अच्छे से उसको एंट्री किया जाए कि इसकी प्रोसेसिंग अच्छे से की जा सके। अब देखिए, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मेन्यू बार में 9 मेन्यू होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के टूल बार होते हैं जिसका प्रयोग करके अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक एप्लीकेशन विंडो होती है जिसके अंदर वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर में ये पूरा आपका एक वर्कबुक होता है और इसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं जिन पे काम होता है एक्चुअल में वर्कशीट्स पे। अब देखिए वर्कबुक और वर्कशीट्स होती क्या है यह समझिए। तो वर्कबुक एवं वर्कशीट यह एक एक्सेल फाइल होती है। तो सबसे पहले वर्कबुक क्या होती है आपकी? एक एक्सेल फाइल होती है। आपको पता है कि जो भी डेटा स्टोर होता है, डेटा जो भी काम हो रहा है, वह कहीं ना कहीं एक फाइल बनती है। चाहे आप
कहीं पे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करिए, कहीं पे कोई पीडीएफ बनाइए, कहीं पे कुछ डेटा स्टोर करिए, तो वह क्या होता है, एक फाइल के रूप में होता है। तो वैसे ही वर्कबुक क्या है, यह एक एक्सेल फाइल के रूप में होता है, जिसके अंदर कई वर्कशीट होती हैं, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट्स होती हैं। अब वर्कबुक, बुक नाम से आप क्या समझ पा रहे हैं, एक किताब, और वर्कशीट को आप मान लीजिए पेपर, ठीक है। तो एक बुक है जिसके अंदर, अब इसको नोटबुक आप मान सकते हैं, नोटबुक, और इसमें 256 पेजेस हैं, ठीक है। और इस पेजेस को हम क्या बोल रहे हैं, शीट बोल रहे हैं। एक खाली पेपर को वैसे भी क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये आपका वर्कबुक क्या हो गया, ये एक आपका एक्सेल का फाइल हो गया, और वर्कशीट क्या हो गया, इस पे जिसपे एक्चुअल में काम होता है, जिसपे रो एंड कॉलम बने होते हैं। अब देखिए, डिफॉल्ट रूप में 3 वर्कशीट्स होती हैं। जब भी आप कोई भी एक्सेल फाइल, नया फाइल खोलेंगे, तो उसमें 3 सीट आपको दिखाएगा, ठीक। और उसके बाद आपको बढ़ाने का ऑप्शन रहेगा, घटाने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इसमें नई वर्कशीट को जोड़ा या डिलीट किया जा सकता है, रीनेम किया जा सकता है, मतलब उसका नाम बदल सकते हैं। और इसमें सेल को कॉपी, मूव आज का कार्य सरलता से किया जा सकता है। अभी सेल क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, वर्क बुक ओपन करने पर वर्कशीट अपने आप खुल जाती है। वर्कबुक जब हम ओपन करते हैं तो वर्कशीट अपने आप खुल जाती है। अब ये सोचिए कि किताब आप खोलेंगे, मतलब नोटबुक आप खोलेंगे, तो पेज तो अपने आप ही खुल जाएगा। तो इसी तरीके से जब वर्कबुक को खोला जाता है तो वर्कशीट अपने आप खुल जाती है। एक समय में एक ही वर्कशीट पर कार्य किया जा सकता है, जिससे एक्टिव वर्कशीट कहा जाता है। अब एक बार में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक ही वर्कशीट दिखेगी, जिस पे आपका कार्य होगा, ठीक है। वर्कशीट बुक के पेज की तरह होती है, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक वर्कशीट में 65,536 से रो, ये देखिए रो है, से नहीं है, इसको बोलते हैं रो, ये रो और कॉलम है, ठीक है। एवं 256 कॉलम होते हैं, यानी कि इनका गुणा कर लीजिए, तो ये जितनी संख्या आ रही है आपकी, ये क्या होता है, ये इतनी सेल होती हैं। तो प्रत्येक कॉलम का एक नाम होता है, जो अल्फाबेट ABCD होते हैं। यह रेंज A से लेकर के IV 256 तक होती है। एवं रो का नाम जो होता है वह 1 2 3 4 होता है। इसकी रेंज 1 से लेकर के 65,536 तक होती है। इसको रीनेम किया जा सकता है। अब देखिए, पूरा ये आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर, अब ये जो विंडो आप देख पा रहे हैं इतना, ये आपका क्या है, ये एक्सेल का जो आप खोलते हो, कोई भी एक्सेल का नया फाइल आप सोच रहे हैं कि एक्सेल का नया काम हम पे करना है, तो ये नई वर्क बुक हो गई आपकी, एक्सेल की नई वर्क बुक हो गई। और जैसे ही आप खोलेंगे, यहाँ नीचे आपको देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रहा है। तो इस तरीके से ये 3 सीट आपकी खुल जाएंगी वैसे ही, जिसमें से एक शीट, पहली शीट देखिए यहाँ पे खुली आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो 3 सीट जैसे डिफॉल्ट रूप में आपकी बन जाती हैं, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं, कोई भी वर्कबुक ओपन करते हैं, तो वर्कबुक ये आपकी पूरी फाइल हो गई। जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है बुक 1, ठीक है। तो ये आपका वर्कबुक 1 हो गया, ठीक है। इस फाइल का नाम जो हो गया ये बुक 1 हो गया। तो ये जो आपका, अब यहाँ से आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए ये जो खड़ी जो A दिख रहा है, इसके नीचे जितना ये खड़ी लाइन आपको दिख रही है, A के नीचे ये पूरी खड़ी लाइन जो है, ये क्या है, ये पहला आपका कॉलम है। इसी तरीके से B एक कॉलम है, इसी तरीके से C एक कॉलम है, D एक कॉलम है, E एक कॉलम है, F एक कॉलम है। इस तरीके से 256 आपके कॉलम होते हैं, 256 IV। अब तो और ज्यादा होते हैं, जितना आप चाहें उतना हो जाते हैं, लेकिन
पहले 2007 की हम बात करें तो 256 कॉलम आपके होते थे। ठीक है, तो इनका नाम जो होता है कॉलम का ABCD, इस तरीके से Z तक 26 कॉलम हो जाएंगे। फिर आएगा आपका AA, फिर AB कॉलम आएगा, AC कॉलम आएगा, इस तरीके से। ठीक है, और AZ के बाद क्या आएगा आपका, AZ के बाद BA आएगा, BB आएगा, BC आएगा, BD आएगा। तो इस तरीके से ये आपके कॉलम के नाम हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे देखिए ये नया वाला एक्सेल आपका खुल गया यहाँ पे। अब इसको देखिए, यहाँ पे आप देखिए इस समय हम लोग शीट 2 पे काम कर रहे हैं। शीट 1 में ये कुछ अलग डेटा है, शीट 2 में यहाँ पे ये अलग डेटा है, और शीट 3 में आप चाहें तो अलग डेटा देखिए यहाँ पे एंट्री हुआ है। यहाँ पे रोज को नंबरिंग हमने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सी पे मैं ले जा रहा हूं कर्सर, तो ये तीसरा कॉलम, फिर डी पे चौथा, ई पे पांचवा। ठीक है, ये कॉलम्स हो गए आपके। और इसी तरीके से ये कॉलम देखिए कहाँ तक जाएगा, ये कॉलम 256 कॉलम तक अगर हम जाते हैं तो 256 कॉलम तक अगर देखिए यहाँ पे अब मैंने नंबरिंग कर दिया है ताकि आप समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, देखिए XYZ तक 26 हो गया, आपका पता ही है 26 लेटर होते हैं। अब इसके बाद 256 कॉलम जो आपके 2007 एक्सेल में होते थे, 256 तक आप जाएंगे तो कॉलम का जो नाम आपको मिल जाएगा वह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए 256, ये क्या मिल रहा है, IU के बाद IV। ठीक है, तो ये 256 कॉलम आपके हो गए। ये खड़ी खड़ी लाइनें जो हो गई, ये 256 कॉलम आपके बनते हैं। ठीक, अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका आता है रो। रो कौन सा है, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इस तरीके से, ये क्या हो जाता है, ये आपका रो हो जाता है। जैसे अब रो के नाम किस तरीके से होते हैं, रो का नाम जो होता है वह 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है। अब इस तरीके से जो लाइनें आप खींच दे रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे ये एक लाइन, और ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये रो होते हैं। और रो की गिनती आपने देखा, रो की गिनती कितनी है, 65,536। ठीक, अब इसके बाद आपको समझना है सेल क्या होता है। तो सेल जहां पे रो और कॉलम मिल रहे हैं, जैसे सी की अगर हम बात करें, सी आपका, ये सी एक कॉलम है, एक कॉलम डी है, तो डी की बात कर लेते हैं। डी में आप सोचिए, डी और 4 जहां पे मिल रहे हैं वह क्या है, ये देखिए डी आया इधर से, डी आ रहा है कॉलम इधर से, और 4 जो आ रहा है वो इधर से ऐसे आ रहा है 4। अब ये जो मिल के बनाया इन्होंने, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सेल, इसी को कहते हैं सेल। और हर एक सेल की अपनी आइडेंटिटी होती है। हर एक सेल जो होता है वह यूनिक होता है, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, एड्रेस कहाँ दिखता है, अब देखिए यहाँ पे एक एक करके पहले अब इस विंडो को समझ लेते हैं। अभी आपने समझ लिया कि रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है। अब धीरे धीरे समझिए, यहाँ पे देखिए ये आपका जो सबसे कोने में आपको दिख रहा है, लेफ्ट और टॉप पे जो दिख रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑफिस बटन कहते हैं, ऑफिस बटन कहते हैं। इसके बाद ऑफिस बटन के जस्ट बगल ऊपर ही क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार्स होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार्स होते हैं। और फिर ये जो ऊपर एकदम पट्टी होती है जिस पर नाम लिखा होता है फाइल का, और एक्सेल लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये जितने टूल्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स, जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे दिखाता है नेम बॉक्स में। ठीक है, तो जैसे अभी देखिए यहाँ ये एक कॉलम है और ये पहला रो है, तो इस पे जब क्लिक है, ये जो
अब एक बॉक्स पे मैं ऐसे रैंडमली क्लिक कर दे रहा हूं, तो ये आपका एक सेल आपको दिख रहा है। अब इस सेल में क्या होगा, जिस सेल पे क्लिक है उस सेल पे काम हो रहा होगा और उसका एड्रेस यहाँ देखिए नेम बॉक्स में दिखा रहा है उसका एड्रेस। ये M कॉलम है आपका और 14वीं रो है आपकी, तो इसका नाम जो हो गया, इसका एड्रेस इसी को बोलते हैं। इसका हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है, इसी को हम बोल देंगे इसका जो, देखिए जितने भी सेल हैं एक्सेल में सभी का एक यूनिक एड्रेस है, वो बना होता है उसके कॉलम के और उसके रो के दोनों को मिला करके, ठीक है। तो M14 क्या हो गया, इस सेल का एड्रेस हो गया, ठीक है। और इसमें डबल क्लिक करके आप कुछ भी डेटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये M14 में अब देखिए क्या आ गया, 55 हमने एंट्री कर दिया, तो ये 55 आ गया इस तरीके से। अब आगे देखिए और चीजें, यहाँ पे फॉर्मूला बार, ये होता है आपका फॉर्मूला बार। अब यहाँ पे फॉर्मूले लगते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे अब यहाँ पे इन सभी डेटा को हम सेलेक्ट कर लें। और फॉर्मूला किस तरीके से होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल में, अब यहाँ पे देखिए डेटा पड़े हुए हैं। अब इन डेटा पे कैसे काम होता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस डेटा को देखिए 56 13 बार लिखा है, तो अब इसको 13 बार मान लेते हैं, हमको जोड़ के यहाँ पे लिखना है, तो जोड़ने जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे डेटा के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले दिए रहते हैं एक्सेल में कि आप इन पे कैलकुलेशन कर पाए। अब मान लेते हैं इसी 13 तक लिखा गया, 56 14 में हमको जोड़ के लिखना है, तो हम फॉर्मूला है इसका सम। सम आप लिखेंगे, देखिए सम किस तरीके से आप करेंगे, सम करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वल टू बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर के चिन्ह के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है, जैसे जोड़ना है तो सम होता है इसका फॉर्मूला, जोड़ने के लिए इक्वल टू के बाद सम लिखेंगे। और सम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए सजेशंस आ जा रहा है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इसने बता दिया कि सम करने के लिए आपको क्या करना है, जहां से जहां तक सम आपको करना है, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक। वो सेलेक्ट करने के लिए कैसे, देखिए सम पहला जो है ब्रैकेट ओपन के बाद, सम के बाद देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, सम जहां से करना है उसका एड्रेस, यानी कि इसका एड्रेस क्या होगा, A1 शुरू से हमको, अब देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद A1 आ गया, और फिर कॉलन लगा के डबल बिंदी लगा करके हमको जहां तक करना है उसका एड्रेस लिखना है। अब देखिए 13 के बाद हम क्लिक करेंगे इस वाले 56 पे, तो देखिए A13 इसने खुद लिख लिया। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी ये क्लिक करके भी लिख सकता है। अब इसको इंटर आप करेंगे, जैसे इंटर करेंगे ये जोड़ के आपका 14 में ये आपका एडिशन आ गया। अब ये एडिशन आ गया, ये एक तो आपने, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगा है, ये बता भी रहा है, जब आप 14 वाले रो पे क्लिक कर रहे हैं और ए कॉलम में, तो आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा है A1 से A13 सम करने का, ठीक। अब एक चीज और यहाँ पे आप समझिए कि अब इस 56 को किसी जगह आप चेंज भी करेंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे तो यहाँ भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यही होती है, ठीक है, कि दोबारा आपको ऐड नहीं करना है। ये एक्सेल को पता है कि कहीं पे डेटा चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जहाँ पे फॉर्मूला लगा है वहां पे भी चेंजेस करने हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं आपको सीखने के लिए। एक्सेल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब धीरे धीरे और सारी चीजें हम देखते हैं। ये फॉर्मूला बार क्या होता है ये आप समझ गए कि किसी सेल में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉलम्स। तो मैंने आपको बता ही दिया कॉलम्स क्या होते हैं, ये खड़ी लाइनें आपकी कॉलम्स हो गई, ये रो हो गया, रो भी मैंने आपको बता दिया है, और सेल भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये ऊपर टाइल बार आपने देख लिया, स्क्रॉल बार आपको पता ही है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस बार दिखता है, वर्कशीट भी मैंने आपको बता दिया है, और
ये शीट नेविगेशन है, आगे पीछे करने के लिए कौन सी शीट खोलना है, ठीक है। और ये आपका किस तरीके से पेज व्यू आपको देखना है उसके लिए ऑप्शन है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका हो गया एक्सेल। अब नया वाला एक्सेल इस तरीके से कुछ दिख ही रहा है, आपको पता ही है। अब सेल के बारे में पढ़ लीजिए। तो रो और कॉलम के मिलने से सेल बनती है। एक वर्कशीट में कितने सेल होते हैं अगर ये हमको निकालना हो तो 65,536 का गुणा कर लीजिए 256 में, ये आपको सेलों की संख्या मिल जाएगी एक वर्कशीट में, ठीक है। एक शीट में इतने सेल होते हैं और एक पूरा जो आपका वर्क बुक होगा उसमें फिर 256 से गुणा कर लेंगे तो ये आपके पूरे वर्क बुक में सेलों की संख्या हो जाएगी। तो सेल में डेटा लिखा जाता है, एक सेल में 255 अक्षर तक लिखे जा सकते हैं। कॉलम एवं रो के नाम को मिला करके सेल का नाम बनता है, ठीक है। तो किसी सेल का नाम कह लीजिए आप या किसी सेल का एड्रेस कह लीजिए, बात यही है। यही सेल का एड्रेस होता है। दो सेल एड्रेस मिलकर रेंज बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे, रेंज का मतलब क्या होता है, कहीं से कहीं तक। तो A1 से A13 तक हमको ऐड करना था तो सम फॉर्मूला लगा करके हमने एक रेंज दे दिया, ठीक है। A1 से फिर कोलन लगा के A13 तक। तो इस यही यहाँ पे कह रहा है कि दो सेल एड्रेस मिला करके रेंज बनता है। इसमें दो या दो से अधिक सेल को आपस में मिलाया मर्ज किया जा सकता है और सेल की फॉर्मेटिंग का कार्य भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हो गया सेल आपका। अब नई वर्कशीट जोड़ना या वर्कशीट का नाम बदलना, देखिए सब कुछ प्रैक्टिकल है। और आपके पास जो भी कंप्यूटर लैपटॉप है, अगर आपके पास मान लेते हैं कि एक्सेल नहीं भी है तो ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर के आप जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, अगर मान लेते हैं कि आपके पास कंप्यूटर में नहीं है तो ऑनलाइन भी उसको एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा गूगल पे जाकर के MS एक्सेल ऑन वेब, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने वेब पे ही खोल रखा है, अभी हमारे कंप्यूटर में है नहीं। तो इस तरीके से आप भी खोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टेटस बार के ठीक ऊपर स्थित किसी भी वर्कशीट को क्लिक करके उसमें जाया जा सकता है। डिफॉल्ट तौर पर एक्सेल में 3 वर्कशीट पहले से बनी होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नई वर्कशीट बनाने के लिए इंसर्ट वर्कशीट का चयन करते हैं, ठीक है। तो स्टेटस बार के ठीक ऊपर स्थित किसी भी वर्कशीट को क्लिक करके आप उसमें जा सकते हैं और नई वर्कशीट अगर आपको खोलनी है तो इंसर्ट वर्कशीट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक। अब वर्कशीट का नाम बदलने के लिए उसके नाम वाले टैब पे राइट क्लिक करके रीनेम को चुनकर नाम टाइप करके इंटर कर सकते हैं। वर्कशीट का अगर नाम आपको चेंज करना है तो उस पर राइट क्लिक आप करिए और रीनेम वाले ऑप्शन पे चले जाइए। अब इसके बाद अगर आपको चार्ट बनाना है, जो भी आप डेटा इंटर किए हैं, देखिए डेटा एक तो आप देखते हैं इस तरीके से रो और कॉलम में दिया रहता है तो उस तरीके से डेटा ज़्यादा समझ में नहीं आता है। अगर आप उसी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ जो डेली आप देखते होंगे कि सोने का जो भाव होता है वो गिरता और उठता रहता है, गिरता और उठता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सोने का भाव चलता है। तो अब ये यहाँ पे देखिए चार्ट के माध्यम से अगर आप देखेंगे ईयर्स में, ठीक है, 2021 में क्या था, 22 में क्या था, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे आप देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हर एक डेटा का जो है वह ग्राफ, अभी एक्सेल में आप डेली यहाँ पे सोने का दाम अगर आप डाल देते हैं और उसके बाद आप एक ग्राफ बनाते हैं तो इजीली आपको समझ में आएगा कि टाइम के साथ कब सोने का दाम बढ़ा, कब घटा, कितना, मतलब ग्राफ से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, आपको भी पता है। तो इसी को बोला जाता है चार्ट। यहाँ पे
चार्ट बोल दीजिए, तो एक्सेल डेटा को ग्राफ में प्रदर्शित किया जा सकता है और डेटा को चार्ट से समझने में आसानी होती है। एक्सेल में इसको विजार्ड के द्वारा बनाया जाता है। तो एक्सेल में किस तरीके से चार्ट बनता है, बनाया जाता है, ये प्रैक्टिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें चार्ट को 4 स्टेप में बनाया जाता है जो निम्न है। पहला स्टेप है आपका इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के बाद आपको चार्ट पे जाना है और स्टैंडर्ड टूल बार क्लिक ऑन चार्ट बटन ये करना है। अब चार्ट बटन पे क्लिक करने पर चार्ट विजार्ड नाम का डायल बॉक्स आता है। इसमें चार्ट के प्रकार को चुनने होते हैं। एक्सेल में 14 प्रकार के चार्ट होते हैं, जिस पर चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सब चार्ट साइड में प्रदर्शित होते हैं, जिसमें से आवश्यकता के अनुसार चार्ट को चुनते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, कोई भी डेटा यहाँ पे आपने इंटर किया है, कोई भी डेटा यहाँ पे आपने इंटर किया है। अब इसको आप यहाँ पे किसी भी डेटा को अगर आप चाह रहे हैं कि हमको इसको चार्ट फॉर्म में देखना है, इसको चार्ट फॉर्म में देखना है, तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये 1 से लेकर के 13 रो तक का अगर हमको चार्ट बनाना हो तो इंसर्ट पे हम जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो 6 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये चार्ट के ऑप्शन है। अब पहला तो आपका चार्ट देखिए इस तरीके का बन के आ जाएगा, ये एक तरीका है। एक इस तरीके से लाइन के तरीके का है। एक आपका ये पाई चार्ट हो गया, ठीक। तो तरीके तरीके का यहाँ पे आप चार्ट, ये बिंदी वाला आपका चार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये आपके चार्ट जो हैं इतने तरीके के बन सकते हैं। यहाँ पे कुल आप तरीके देखेंगे तो 14 तरीके के ये आपको चार्ट मिल जाएंगे। और अब इसके बाद देखिए, सेकंड जो स्टेप होता है, चार्ट हमने क्रिएट कर लिया। सेकंड स्टेप में चार्ट के लिए डेटाबेस को चुनते हैं, चुन के हमने बना भी दिया है। यहाँ पे देखिए चार्ट। अब डायल बॉक्स में 2 टैब होते हैं। प्रथम टैब में डेटा रेंज देते हैं एवं यह चुनते हैं कि डेटा रो में है या कॉलम में है, ठीक। दूसरे टैब में सीरीज का क्या होता है, इसमें सीरीज का नाम और उसकी रेंज देते हैं। इसमें नई सीरीज को जोड़ा जाता है। हम पहले से उपस्थित सीरीज को डिलीट किया जा सकता है या एक्स एक्सिस पे जो डेटा प्रदर्शित करना है उसकी रेंज देते हैं। तो जो भी आपको जितने रेंज का डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट करके फिर आप इंसर्ट पे जा करके और फिर चार्ट पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रेंज का भी डेटा बन जाएगा। जैसे अभी हमने 1 से लेकर के 7 तक सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये 1 से लेकर के 7 तक का डेटा जो है वह दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए थर्ड स्टेप, इस चार्ट विजार्ड डायल बॉक्स में 6 टैब होते हैं जिनकी सहायता से चार्ट की सेटिंग की जाती है। अब इस चार्ट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं। 6 टैब हैं अब जिनकी सहायता से इसकी सेटिंग की जाती है। पहली देखिए है टाइटल की सेटिंग। इसमें चार्ट का टाइटल एक्स एंड वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पे टाइटल हम डाल सकते हैं। पहला जो है वह चार्ट टाइटल है। अब देखिए चार्ट टाइटल में आप कुछ भी लिख दीजिए। चार्ट 1 हम यहाँ पे कर देते हैं, तो ये इसका जो नाम हो गया चार्ट का, चार्ट 1 आ गया देखिए यहाँ पे, ठीक। अब इस तरीके से चार्ट टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, एक्सेस चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सिस कर सकते हैं या प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए चाहे जो आप प्राइमरी एक्सिस चुन सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है एक्सेस। ये एक्स कुल्हाड़ी वाला नहीं है, ये एक्सेस क्या है, इस टैब से ये निर्धारित करते हैं कि चार्ट में एक्स एंड वाई एक्सेस पे लेबल प्रदर्शित करने हैं या नहीं। लेबल कहाँ पे, ये यहाँ पे चिन्ह नीचे। कैसे, अभी मैं आपको प्रदर्शित करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सेस ऑप्शन है। अब देखिए कहाँ पे आपको दिखाना है ये आप चयनित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए आपका छोटे छोटे चिन्ह जो हैं वह बन के आने लगे। इसी तरीके से
अब वर्टिकल पे भी आप कर सकते हैं। वर्टिकल पे भी देखिए यहाँ पे चिन्ह जो है वह बन के आने लगा। इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस का प्रयोग होता है, ये इतना, ठीक है, चार्ट में। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन क्या होती है? इस टाइप से चार्ट में ग्रिड लाइन को निर्धारित किया जाता है। ग्रिड लाइन आपने मोबाइल में कैमरा यूज किया होगा, या ये आपका एक्सेल ही पूरा ग्रिड लाइन की तरह दिखता है। एक तो अगर आप इसको एडजस्ट नहीं करते, देखिए सी सेक्शन को मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से, तो ये आपका छोटा बड़ा आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और ग्रिड लाइन का मतलब यही होता है, जैसे आपने, अब ये देखिए, ये आपका यहाँ पे ग्रिड लाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ग्रिड्स बन के आ गई। जैसे ये क्या है? ये आपकी ग्रिड लाइंस है, ये ग्रिड लाइंस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेक्शन इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, तो ये आपकी ग्रिड लाइंस है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है? लीजेंड्स। तो इस टाइप से चार्ट में लीजेंड्स की स्थिति को निर्धारित किया जाता है। लीजेंड्स को चार्ट में कहां पर शो करना है, तो इसको देखिए लीजेंड्स को, तो शो द लीजेंड्स राइट। तो यहाँ पे देखिए सीरीज 1 ये आपका लिख के आने लग गया, ठीक है। तो जैसा डेटा रहेगा वैसा यूजेस यहाँ पे आप इन सारी चीजों का कर पाएंगे। अब देखिए डेटा लेबल्स, चार्ट में लेबल के तौर पे क्या प्रदर्शित करना है इसको चुनते हैं। तो लेबल मतलब कि कुछ भी आप याद करने के लिए इस पे लेबल रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा पे आप लेबल्स लगा सकते हैं, चाहे सेंटर में लगा दीजिए, इनसाइड एंड में लगा दीजिए, या बेस पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए लास्ट में लेबल्स लिख करके आने लगे। जैसे यहाँ पे देखिए जो भी डेटा है वो लेबल्स बन के आने लगे। यहाँ पे 1 में 56 है तो 56 लिखा गया, 2 और 3 में भी 56 है, और 4 में 78 है तो 78 आने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेटा लेबल्स हो गए। इसके बाद डेटा टेबल, चार्ट के डेटा की टेबल को शो करना है या नहीं इसको सेट किया जा सकता है। इस प्रकार सभी सेटिंग करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेटा टेबल हम देख रहे हैं, तो डेटा टेबल, अब ये देखिए डेटा टेबल अगर हम शो कराना चाहते हैं तो नीचे भी हम शो करा सकते हैं डेटा का टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए लास्ट 4th स्टेप जो होता है, इस स्टेप में निर्धारित किया जाता है कि चार्ट को कहां पर लोकेट करना है, वर्तमान सीट पर या नई सीट पर, या विकल्प का चयन करने के बाद फिनिश बटन पर क्लिक कर देते हैं। चार्ट का निर्माण हो जाता है। इसके बाद उस पर राइट क्लिक करके उसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। अब इसको कहां पे स्टोर करना है यह सेटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद डेटा फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपने चार्ट बनाना सीख लिया। तो ये आप खुद प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा और चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखिए सूत्र तथा कार्य संपादन, एडिटिंग फॉर्मूलास एंड फंक्शंस। किसी सेल में गणित के सूत्र को टाइप करने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, ये मैंने आपको बताया ही। यदि आपने यह चिन्ह नहीं लगाया तो एक्सेल उसे सूत्र नाम मान करके टेक्स्ट ही मानेगा। अगर बराबर का चिन्ह आप लगा करके कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने सम परफॉर्म किया था उस तरीके से ये सम हो जाता है बराबर का चिन्ह लिखने के बाद। वही अगर आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाते सीधे सम लिखते हैं तो इसका मतलब ये सम, ये जोड़ने वाला सम नहीं रहेगा, ये डेटा वाला सम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। इसमें सूत्र को टाइप करके एंटर कुंजी दबाते ही सेल में सूत्र की गणना परिणाम को प्रदर्शित कर देता है। जैसा कि हमने जब हमको सम करना था तो हमने सेल के एड्रेस डाले थे और उसके बाद एंटर दबाया था तो जोड़ हमारा हो गया था, और सेल में वह सूत्र दिखाई नहीं देता है, जबकि फॉर्मूला बार में वह सूत्र अवश्य दिखता रहता है। नीचे दिए गए चित्र से आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंसिल, पेन और पैड्स, इसके दाम को जोड़ा गया है। यहाँ पे दाम जो है वह जोड़ करके बता रहा है। अब जोड़ने के साथ क्या यहाँ पे इंटू किया गया है, B2 इंटू C2 किया गया है, ठीक है। तो पेंसिल्स
एक पेंसिल का दाम देखिए डॉलर में है $0.15 और इसका गुणा हो रहा है 15 में। ठीक है, तो 15 का वर्ग कर लीजिए 225 आ जाएगा और दशमलव दो स्थान पे तो 2.25। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए लगा हुआ है इक्वल टू B2 इंटू C2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला शो होता है। इस तरीके से एक्सेल में दोस्तों यहाँ पे जितनी सारी चीजें थी ये आपने सीख लिया है। एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसमें रो कॉलम्स क्या होते हैं, डिफरेंट सेल क्या होता है, एड्रेस क्या होता है सेल का, किस तरीके से इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, किस तरीके से चार्ट बनाते हैं, ये सारी चीजें आपने सीख लिया। उम्मीद है कि एक्सेल सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इजी भाषा में सभी लोग सीख जाएंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर को और कुछ अपना प्रयोग करके भी देख लेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। लगातार ऐसे ही आप चैनल से बने रहिए। सभी विषयों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आपका कुछ सॉफ्टवेयर्स, एक दो सॉफ्टवेयर्स और बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आपका पावर पॉइंट है, एक्सेस है, दो सॉफ्टवेयर तो ये है ही। इसके साथ ही आपका ये यूनिट जो है ये भी समाप्त हो जाएगा और आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग जरूर अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा।